इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें और एग्ज़ाम्स के हिसाब से इकोनॉमी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी यही हैं। तो जिसमें हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और कौन कौन से मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब उसके क्या क्या पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये 3 मेन टॉपिक्स हैं और इसमें 7 पार्ट हैं, उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। और ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, एसएससी से लेके यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस से लेके बैंक से लेके कोई भी एग्ज़ाम आप उठा लीजिए, हर साल इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। आई होप कि आज की क्लास के बाद में आप वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग, मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आप ये फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी लाइक सपोज कीजिए कि जैसे आपके जेब में कुछ पैसा है, ठीक है, तो आप उससे कुछ भी खरीद सकते हैं, तो आपकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है ना, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे कि आप हो और मैं हूँ, ठीक है, मैं आपको कुछ कुछ पैसा देता हूँ, ठीक है, बीच बीच में, तो मैं आपकी लिक्विडिटी बढ़ा रहा हूँ। इसी तरह से मान लो कि आपके पापा आपको कुछ पैसा देते हैं, हर 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 सपोज करो हर मंथ वो 1,000 रुपये देते हैं, तो आप उस 1,000 रुपये से कुछ भी खरीद सकते हो जो चाहो, वो आपकी लिक्विडिटी है। सपोज करो अगले अगले महीने से वो आपको 2,000 देने लग जाए, तो आपकी लिक्विडिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। पता नहीं हिंदी में शायद तरलता या कुछ इस तरह से बोलते होंगे, बट उसको इंग्लिश में लिक्विडिटी बोलते हैं। अगर मान लो वो 1,000 की जगह 500 रुपये दे दे अगले महीने से आपको, तो आपकी लिक्विडिटी उन्होंने क्या किया, कम कर दिया। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। इसी तरह से बैंक्स की भी लिक्विडिटी होती है। बैंक्स में अगर मान लो बैंक्स में ज़्यादा पैसा है, सपोज करो बैंक्स के अंदर बहुत सारा पैसा है, और वो पैसा मतलब जब पैसा है तो बैंक्स क्या करते हैं, उस पैसे को लोन में देते हैं एक तरह से। तो उनकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। अगर उनमें बहुत कम पैसा बचा है लोन वोन देने के लिए, तो उसकी लिक्विडिटी कम है। इसी तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को मिला लो कि पूरी अर्थव्यवस्था में अगर ज़्यादा पैसा है, या मार्केट बोल दो या इकोनॉमी बोल दो, अगर उसमें ज़्यादा पैसा है तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी हाई, और अगर उस अर्थव्यवस्था में पैसा कम है तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी लो। तो आप होपफुली आप एक छोटे एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि क्या लिक्विडिटी होती है। तो लिक्विडिटी इस टर्म को याद रखना, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, अंडर द कंट्रोल ऑफ RBI to regulate magnitudes such as interest rates, money supply and availability of credit। टोटल मिला के सिंपल लैंग्वेज में ये बताना चाहता हूँ मैं कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करता है और मार्केट में और बैंक्स में लिक्विडिटी को कम ज़्यादा करता है। आप इस तरह से याद रखो, वो मर्जी करे, वो RBI के हाथ में एक ऐसा पावर दी है, एक ऐसी पावर दी गई है लॉ के द्वारा, मतलब एक्ट के द्वारा, कि वो मार्केट में लिक्विडिटी को कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। मार्केट का मतलब होता है कि बैंक्स, स्पेशली बैंक्स में लिक्विडिटी कम ज़्यादा कर सकता है, और भी जो मार्केट है जैसे कि मान लो बिजनेसेस है, इन सब में भी लिक्विडिटी कम ज़्यादा कर सकता है। तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी को कम या ज़्यादा करने के लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं RBI के पास में कि वो मार्केट में लिक्विडिटी को कम या ज़्यादा कर सकता है। इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब मार्केट में ये क्यों करता है, मतलब उसको क्या पड़ी है RBI को। तो RBI एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक तरह से CBI की बात नहीं, सेंट्रल बैंक बोलते हैं। सेंट्रल बैंक मतलब जो मेन बैंक है आपके पूरी इकोनॉमी का, सेंट्रल बैंक बोलते हैं उसको, वो उसी का नाम है RBI। एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक अलग बैंक है। तो एक जो RBI है उसका सबसे मेन मोटो क्या है, मेन काम क्या है, मैंने पहले बताया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन को, महंगाई को कम करना है उसको। तो महंगाई को कम कैसे कर सकते हैं, सपोज कीजिए कि आप ये सोचिए कि आपके पापा आपको हर मंथ 1,000 रुपये देते हैं, तो आप कुछ कुछ चीज़ें खरीदते हो। ऐसे ही आप दो फ्रेंड है, दूसरे के पापा उसको पैसा देते हैं 1,000 रुपये, वो भी कुछ कुछ चीज़ें खरीदते हैं। दोनों के पापा अपने अपने बच्चों को 1,000 की जगह 2,000 रुपये देने लग गए, तो उनकी लिक्विडिटी बढ़ गई। अब उनके पास में क्या है, 2,000 रुपये उसके पास भी है, 2,000 रुपये उसके पास भी। तो जो वस्तु वो मार्केट में खरीदने जाते थे, वो वस्तु के लिए एक तरह से क्या हुआ,
कि जो मान लो सपोज करो एक जना बोलेगा कि मैं इसके लिए 1200 दूँ, तो दूसरे के पास पैसा है, वो बोलेगा नहीं मैं इसके लिए 1400 1500 भी देने के लिए रेडी हूँ, तो उस वस्तु की क्या हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है। और दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि अब पहले 1000 रुपये की चीज़ें खरीदते थे, अब 2000 की चीज़ें खरीदेंगे, तो डिमांड बढ़ गई मार्केट में। तो जब डिमांड बढ़ गई तो ऑब्वियसली जब डिमांड बढ़ी है, तो मैंने कल भी आपको बताया था, जब डिमांड बढ़ने लगेगी तो चीज़ों की क्या होता है, महंगाई बढ़ने लग जाती है। ठीक है, थोड़ी डिमांड बढ़े तो चल जाता है, बट अगर ज़्यादा डिमांड बढ़ने लग गई और सप्लाई है नहीं, तो महंगाई बढ़ने लग गई। तो जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा दी, जैसे कि उनके दोनों के पापा ने पैसा बढ़ाया, तो वो क्या करने लग गए, कई नई चीज़ें खरीदने लग गए। जब नई चीज़ें हो गई तो नई डिमांड बढ़ने लग गई। तो नई डिमांड जब जनरेट, ज़्यादा डिमांड हो गई, तो ओबियसली उनका इन्फ्लेशन स्टार्ट हो गया मार्केट में। इसी तरह से पूरा का पूरा मार्केट को अगर हम एक साथ लें, तो उसमें अगर लिक्विडिटी बढ़ जाती है कभी भी, तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन होता है। अगर लिक्विडिटी कम हो जाती है तो डिफ्लेशन होता है। ठीक है। तो आरबीआई का काम यही है कि मार्केट में जो पैसा है उसको कंट्रोल करना। ठीक है। तो उसके लिए इन्फ्लेशन वो कंट्रोल क्यों करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन को उसको कंट्रोल करना। ठीक है। तो एक तरह से मेन गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई का, आरबीआई की पॉलिसी, एक तरह से मॉनेटरी पॉलिसी को आप ऐसे सोचो, आरबीआई की पॉलिसी। आरबीआई की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है कि मार्केट में पैसे को कम ज़्यादा करके और इन्फ्लेशन को मैनेज करती है। ठीक है। अब इन्फ्लेशन को मैनेज करने का दो तरीके हैं, सॉरी, ये मॉनेटरी पॉलिसी दो तरह की होती है, एक एक्सपेंशनरी और एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये क्या करती है कि मार्केट में मनी बढ़ा देती है, पैसा बढ़ा देती है। मतलब मार्केट में बहुत सारा पैसा रिलीज कर देगा आगे। जब मार्केट में बहुत सारा पैसा रिलीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगेंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। ठीक है। इसको बोलते हैं मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना। ठीक है, इंक्रीजिंग द लिक्विडिटी। एक्सपेंशनरी मतलब बढ़ाना, एक्सपेंस करना मतलब बढ़ाना। ठीक है, एक्सपेंशन करना मतलब बढ़ाना ही होता है ना। तो एक तरह से आपने क्या बढ़ा दिया, लिक्विडिटी को बढ़ा दिया आपने, मार्केट में पैसा को पैसा यानी कि जो भी मनी की सप्लाई है उसको बढ़ा दिया। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शनरी, इसका उल्टा, वो मार्केट से पूरा पैसा एब्जॉर्व कर लेंगे, पूरा तो नहीं, जितना उनको चाहिए उतना एब्जॉर्व कर लेंगे, और फिर उसके बाद में क्या होगी, लिक्विडिटी मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, मनी सप्लाई को कम कर दिया उन्होंने। अब आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे कर दे रहे हैं ये लोग, कि बोल रहे हैं कि मनी सप्लाई एक बार खूब सारा पैसा दे दिया तो ऐसा थोड़ी ना कि सड़क पे आके उड़ा देंगे, लो भैया पैसे ले लो बहुत सारे हैं मेरे पास में, आरबीआई से बोलो, या घर घर जाके सारे पैसे छीन लाएंगे, ऐसे तो कर नहीं सकते। तो ये कौन से तरीकों से ये सारा काम करते हैं। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं कि कौन कौन से तरीकों से ये काम करते हैं। जैसे कि अब आगे आएंगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है इनके द्वारा जिससे कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी को कम ज़्यादा करते हैं। कौन कौन से इनके पास में इंस्ट्रूमेंट बोल दो या तरीके बोल दो हिंदी में, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। एक कमेटी के बारे में पढ़ लेते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये जो पॉलिसी बनाता है ये कौन बनाता है, एक कमेटी बनाई है। ठीक है, आरबीआई एक्ट में संशोधन करके 2014 में एक नई कमेटी बनाई गई, वो कमेटी डिसाइड करती है और उसका नाम होता है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, उर्जित पटेल कमेटी एक पहले आरबीआई ने बनाई थी। उसने बोला, पहले तो आरबीआई का गवर्नर और अपने दो भाई लोगों के साथ बैठ के वो डिसाइड कर लेते थे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या रहेगी हमारी। पर 2014 में एक उर्जित पटेल कमेटी बनी और उसने बोला कि नहीं, एक प्रॉपर 2-3 जने तुम लोग डिसाइड नहीं करो, एक 6 जनों की कमेटी बनाओ और वो डिसाइड करेगी कि क्या मतलब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी क्या रहनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या हुआ, 6 जनों की कमेटी बनाई। चेयरमैन कौन हुआ, गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर एक्स ऑफिसो चेयरमैन हो गया। और 6 जनों की कमेटी में 3 आरबीआई से होंगे और 3 एक्सटर्नल मेंबर होंगे। वो कौन डिसाइड करेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि एक्सटर्नल मेंबर्स कौन कौन। ठीक है, अब जो एमपीसी है उसका टारगेट क्या है, बेसिक टारगेट तो उसका क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और इन्फ्लेशन का कितना रखना चाहिए उसके हिसाब से 4%, 4 ± 2%। ठीक है, ये उसका टारगेट है हमेशा। मतलब वो 2% तक भी जा सकता है और 6% तक जा सकता है, 4% आइडियल है, ये उसका टारगेट है। उसके लिए वो टारगेट अचीव करने के लिए कुछ हथकंडे अपनाते हैं, मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट है उनके पास में, कुछ तरीके जिनके द्वारा ये टारगेट्स को वो कंट्रोल करते हैं, यानी ये टारगेट्स को अचीव करते हैं धीरे धीरे। तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं,
दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, यूपीएससी वगैरह में पूछे हुए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में देर आर ओनली आरबीआई पर्सन्स आर रिप्रेजेंटेड इन एमपीसी। ये गलत ऑप्शन हो गया। हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। नो, दिस इज रॉन्ग। फाइनेंस मिनिस्टर होता ही नहीं इसका मेंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में भी, और वैसे भी क्वेश्चन, ये 4% वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लग रही हैं पर ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि आरबीआई का मेन काम क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगा वो, मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ा के और मार्केट में लिक्विडिटी को कम करके। ये इस तरह से काम होता है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो कुछ मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है कि किस तरह से मार्केट में सप्लाई बढ़ाई जाए मनी की, और किस तरह से मार्केट में मनी की सप्लाई को कम किया जाए। वो पॉलिसी को क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। वो मॉनेटरी पॉलिसी एक जना नहीं डिसाइड करता, 6 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। वो 6 लोगों की कमेटी को क्या बोलते हैं, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। पहली बार बनी थी 2014 में उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पे। ठीक है, उन्होंने बताया कि ऐसी एक कमेटी बनाओ, उन्होंने बना दी। 6 लोगों की कमेटी होती है। आरबीआई का जो गवर्नर है उसका प्रेसिडेंट होता है, चेयरमैन होता है, और 6 लोगों में से 3 बाहर के होते हैं, 3 आरबीआई के लोग होते हैं। ठीक है, टारगेट क्या है, 4%। सीपीआई को 4% के आसपास रखना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कल क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या क्या होता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसमें वो क्या तरीके जिससे कि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। दीज आर दी सेवन टाइप्स: CRR, SLR, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, MSF, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। एक भी साथ में से ऐसा नहीं है जिस पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इवन यूपीएससी में, है ना। हर साल पूछते हैं, एमपीएससी में पूछते हैं, आरपीएससी में पूछते हैं, बैंक्स में पूछते हैं, एसएससी में भी पूछते हैं। हर किसी एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना आप लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा। पहले बता दूं, आरबीआई डिसाइड करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, उसके लिए क्या बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी में ये 7 तरह की चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा वो मॉनेटरी पॉलिसी को चलाता है, मतलब मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, दीज आर 7 थिंग्स। तो ये 7 में सबसे पहला लेते हैं हम, कैश रिजर्व रेशियो। अब बताइए, देखिए, जब आप बैंक्स में आप एक थोड़ी सी पहले समझिएगा ना, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले आप एक बार इस चीज़ को समझिए। जब आप बैंक्स पैसा कैसे कमाते हैं, आप सोचिए। बैंक्स कैसे पैसा कमाते हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो कुछ आपके लिए कुछ बेचते हैं या नमक बेचते हैं या चीनी बेचते हैं, इस तरह का काम तो करते नहीं है। तो पैसा कैसे कमाते हैं बैंक्स, बैंक्स इस तरह से कमाते हैं, आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कराते हो। ठीक है, सेविंग अकाउंट में भी डिपॉजिट करा सकते हो और करंट अकाउंट में भी करा सकते हो, दोनों तरह से करा सकते हो। अब और आप एफडी भी करा सकते हो, फिक्स डिपॉजिट भी करा सकते हो, आप गोल्ड डिपॉजिट्स भी होते हैं वो भी करा सकते हो। तो आप कुछ भी चीज़ें करा सकते हो बैंक्स में। पैसा पैसा मतलब आप अपना पैसा कुछ ना कुछ जमा कराओगे, और बैंक उसके तहत आपको क्या देता है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता है। आपके अकाउंट में देखना, जब 31 मार्च होता है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा। अगर आपके अकाउंट में कुछ सफिशियंट बैलेंस है एक्स्ट्रा, तो वो इंटरेस्ट देगा, बहुत ही कम देगा, 4%, 3%, 2%, कुछ भी इंटरेस्ट उसको लगे। सपोज करो 5% आपको इंटरेस्ट देता है, तो आपको कितना, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, तो आपको 5% उसका मिल गया, 5,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, आपने बैंक में जमा कराया। अब पर वो क्या करेगा, आपका 1 लाख रुपए क्या वो रख के थोड़ा ना रखेगा पॉकेट में, उससे उसको क्या फायदा होगा, और आपको पैसा भी उसको रिटर्न देना है। तो 1 लाख किसको दे देगा, वो बिजनेसमैन को। सपोज कीजिए उसने अडानी को दे दी, पर वो 5% पे नहीं देगा, वो ज़्यादा 10% पे देगा या 7% पे देगा। तो 7% पे जब उसने दिया 5% की जगह, तो उसको कितना फायदा हुआ, 7,000 का। 7,000 में से वो 5,000 आपको दे देगा, उसके पास में कितना फायदा हुआ, 2,000 रुपये। ठीक है, तो दिस इज द वे बैंक्स अर्न प्रॉफिट्स। ठीक है, ये तरीका है बैंक्स प्रॉफिट्स कमाते हैं। तो जो आप डिपॉजिट कराते हो बैंक्स में, उन्हीं को बैंक्स दूसरे लोगों को लोन दे देता है। आपके भाई लोगों को भी दे सकता है, होम लोन दे देगा, कार लोन दे देगा, कॉर्पोरेट लोन दे देगा, बिजनेसमैन को लोन दे देगा, कितने तरह के लोन्स होते हैं वो दे देता है। तो आप जो डिपॉजिट कराते हो वो लोन्स में दे देता है, और उससे वो कमाता है और आपको थोड़ा बहुत दे देता है, और काफ़ी पैसा वो अपने पास में रख लेता है।
दिस इज द तरीका बाय विच दे गेट द प्रॉफिट। ठीक है। अब जो आप डिपॉजिट कराते हो उसको क्या बोलते हैं? दो तरह से आप डिपॉजिट कराते हो। मतलब बैंक्स के लिए दो तरह की लाइबिलिटीज होती है, एक टाइम लाइबिलिटीज और एक डिमांड लाइबिलिटीज। इसको ध्यान से देखिएगा, टाइम लाइबिलिटीज और डिमांड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब जो बैंक्स को चुकता करना है कभी ना कभी वापस। जैसे कि आपकी लाइबिलिटी क्या है? आपकी लाइबिलिटी, मान लो आपने किसी से उधार लिया 50,000 रुपये उधार लिया, तो 50,000 आपकी लाइबिलिटी है क्योंकि आपको चुकता करना है। सपोज करो आपने कोई कीमती चीज, आपने बाइक ली अपने दोस्त से चलाने के लिए, तो दैट बाइक इज द लाइबिलिटी ऑफ योर्स, कि आपको लाइबिलिटी को रिटर्न करना है। ठीक है। हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि भाई मतलब जैसे कि हम पढ़ाई उड़ाई की और अब हमको कमाना है, तो हम बोलेंगे यार हम, ये मेरी लाइबिलिटी है कि मैं मम्मी पापा को कुछ वापस से रिटर्न में दूँ। तो वो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया दैट इज ए लाइबिलिटी। इसी तरह से जो भी आपकी तरफ उधार है उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। तो बैंक के पास में दो तरह की लाइबिलिटीज होती है, क्योंकि उसको कस्टमर्स को वापस से देना है, तो दो तरह के होते हैं, एक तो टाइम लाइबिलिटीज है, एक डिमांड लाइबिलिटीज। डिमांड लाइबिलिटीज उनको बोलते हैं जो जब भी डिमांड करे उनको देना पड़ेगा। ठीक है। लाइक आप सेविंग अकाउंट में जो भी पैसे जमा कराते हो वो डिमांड लाइबिलिटी है, क्योंकि आपके सेविंग अकाउंट में, जैसा कि आप सबका अकाउंट होगा, आप जैसे एसबीआई में अकाउंट है तो आप सेविंग अकाउंट है आपका, तो आप जैसे ही उस पैसे को ले जाओगे बैंक में या एटीएम में जाओगे, ऐसा नहीं बोल सकता वो कि आपके अकाउंट में 1 लाख है तो वो बोलेगा नहीं नहीं आप अभी नहीं दूंगा, आपको उसको देना ही पड़ेगा। दैट इज ए डिमांड लाइबिलिटी, क्योंकि सेविंग अकाउंट डिमांड लाइबिलिटी का। इसी तरह से करंट अकाउंट भी खुलता है, वो भी डिमांड लाइबिलिटी है, उसको देना ही पड़ेगा। जैसे आप उसको बोलोगे आपके अकाउंट में पैसा है तो उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है। ड्राफ्ट होते हैं, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट डीडी जो होते हैं आपके, वो भी मतलब आप पैसा देते हो उसका डीडी बना के देता है। दैट इज जब भी डिमांड आप करोगे उसको बनाना ही देना ही पड़ेगा वो। ठीक है। अनक्लेम डिपॉजिट्स, कुछ ऐसे क्लेम्स होते हैं जो मतलब डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर उसको कोई क्लेम नहीं करता है, किसी की डेथ हो जाती है, कई बार ऐसे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है, वो भी डिमांड लाइबिलिटीज है। जब भी कोई उसका क्लेम करने के लिए आएगा तो उसको देना पड़ेगा। दैट इज डिमांड लाइबिलिटी। कुछ इस तरह की लाइबिलिटीज होती है जो टाइम के बाद में बोलेगा। आपने मान लो एफडी कराई, फिक्स डिपॉजिट कराई, और आप बोलो अभी आपने आज एफडी कराई और आप 15-20 दिनों बाद में घूमते फिरते चले गए एसबीआई बैंक में, बोले अब मेरा मूड चेंज हो गया, अब तो मेरे को ये एफडी दो वापस। तो बैंक वाला क्या बोलेगा? भागो यहाँ से, आपने 10 साल के लिए कराई थी तो 10 साल बाद में मिलेगी, अब यहाँ पे मत आओ। ठीक है। इस तरह की चीज़ों को टाइम पे ही मिलेगी, ऐसा नहीं कि आप कभी भी आ जाओ कि आप डिमांड करोगे मिल जाएगी। टाइम लाइबिलिटीज आर दोस लाइबिलिटीज विच आर मैच्योर एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है। इनकी टाइम लाइबिलिटीज को आप इनकी चीज़ें पढ़ लेना। फिक्स लाइफ एफडी होता है, कैश सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। कैश सर्टिफिकेट्स भी इसी तरह से होते हैं कि आप जमा कराते हो, कुछ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और कुछ टाइम के बाद में आपको रिडीम कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से। आवाज कम है क्या? स्लो आ रहा है सर, आवाज स्लो आ रहा है। अभी ठीक है या और तेज बोलूं? क्या भाई आवाज कम आ रही है अभी? अभी आ रही है सर। अच्छा ठीक है, ओके चलो ठीक है। तो टाइम लाइबिलिटीज और डिमांड लाइबिलिटीज में समझ गए आप, बैंक के ऊपर दो तरह की लाइबिलिटीज होती है। मतलब बैंक में जो भी डिपॉजिट होते हैं दो तरह के होते हैं, एक टाइम डिपॉजिट्स, एक डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है। या टाइम लाइबिलिटीज और डिमांड लाइबिलिटीज। ठीक है। टाइम वाली टाइम के साथ ही मिलेगी। तो आप देख सकते हो कुछ आपकी एफडी होगी, या कुछ आपने होता है ना कि कुछ चीज़ें हम लोग खरीद लेते हैं कि भाई एफडी ही होता है नॉर्मली बैंक्स में तो आप लोगों का। पर जैसे कि एलआईसी की एक स्कीम ले ली आपने, और आप उसको मतलब ये कि वो एक टाइम के बाद में ही वो आपको रिटर्न मिलेगा, वापस से नहीं मिलेगी वो, तो दैट इज़ टाइम लाइबिलिटी। और अगर मिलेगी तो कुछ कंडीशंस पे मिलेगी कि इतना आपको इस पे इतना मतलब एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, इस तरह से हो। तो टाइम लाइबिलिटीज मतलब आपकी डिमांड पे नहीं होता है कि आप कभी ले लो। तो बैंक के पास में ये दो तरह के पैसे रहते हैं, टाइम लाइबिलिटीज और डिमांड लाइबिलिटीज। तो इनको क्या बोलते हैं? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, NDTL। ठीक है, NDTL। ये पैसा बैंक के पास में हमेशा रहता है। ठीक है, हमेशा नहीं मतलब इतना बैंक को पास में देना है कस्टमर्स को, क्योंकि कस्टमर्स ने एक तरह से मतलब सारे डिपॉजिटर्स ने ये डिपॉजिट किया इतना पैसा, और इसको टोटल डिपॉजिट्स भी बोल सकते हैं आम लैंग्वेज में। तो बैंक के पास में इतना रुपया होता है। सपोज करो 100 रुपये है बैंक के पास में,
वो बैंक कहाँ से 100 रुपये कहाँ से आए, आप लोगों ने जमा कराए होंगे, क्या तो टाइम टाइम डिपॉजिट कराए होंगे या डिमांड डिपॉजिट कराए होंगे, किसी की एफडी होगी, किसी के वो सेविंग में कुछ पैसा होगा। सपोज करो आपके पास ऑनलाइन एसबीआई है और उसमें अभी 50,000 रुपये दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके 50,000 रुपये कहीं पे रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो तो लगे हुए हैं 50,000, वो जस्ट दिख रहे हैं, बट आप डिमांड डिपॉजिट है तो आप कभी भी वो 50,000 रुपये निकाल सकते हो, बस इतना याद रखो। अब देखिए, टोटल डिपॉजिट सपोज करो बैंक के पास में 100 रुपये है, ठीक है, सपोज करो एसबीआई के पास में 100 रुपये, तो क्या वो 100 के 100 रुपये बैंक लोन में दे देगा? नहीं, 100 के 100 दे देगा, वो तो देगा, उसको तो मजा आएगा क्योंकि 100 रुपये में उसको कुछ इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है, और बस ठीक है, उसके अलावा वो मान लो आपको 5% देना पड़ रहा है तो उसको तो 7% मिल रहा है, तो वो तो फायदे में है, तो वो तो दे देगा 100 के 100। पर आरबीआई बोलता नहीं, तुम 100 के 100 नहीं दे सकते। कल को सपोज करो, कल को कोई ये 100 रुपये, मान लो कि ऐसा हुआ कि सपोज करो कि ये अचानक से सारे लोग लेने आ गए आपसे पैसा, तो आप बहुत सारे लोग आ गए पैसा लेने कि भाई हाँ ये बैंक एसबीआई में मेरा पैसा लगा हुआ, और अब मैं सारे के सारे लोग जिन्होंने डिपॉजिट करा रहा था वो लेने आ गए, तो क्या होगा, तुम कहाँ से दोगे उसको पैसा? तो वो कहता है कि कुछ पैसा आप हमेशा कैश में रखो, ठीक है, वो पैसा आपके पास में हमेशा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई, जैसे आपको पता है अभी एक आई थिंक कौन सा बैंक था यार, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक महाराष्ट्र में चला था, एक कॉर्पोरेट बैंक था, वो सब लोग पैसा निकालने जा रहे थे पर उस बैंक में पैसा ही नहीं था, ठीक है। तो पर इसके इसके तहत आरबीआई बोलता है कि नहीं, कुछ पैसा आपको रखना ही पड़ेगा रिजर्व, वो रिजर्व में रखो आप, और वो इतना पैसा आपको हमेशा रखना है। और जब लोग, सारे लोग तो एक साथ आएंगे नहीं, पर हो सकता है कुछ ऐसा हो कि मान लो कि एकदम से शादियों का सीजन है और बहुत सारे लोग कैश निकलवाते हैं, तो उतना पैसा आपके पास में हमेशा कैश के टर्म्स में रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। वो कितना है? 3% है। अगर 100 रुपये आरबीआई के पास में टोटल डिपॉजिट में जमा है तो 3 रुपये उसको रखने ही पड़ेंगे कि भाई ये कैश के टर्म्स में रखने ही पड़ेंगे। अब कहाँ पे रखेगा एसबीआई तो अपने पास तो रखेगा नहीं, वो बोलेगा चोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसको आरबीआई के पास में रखना पड़ता है, ठीक है। तो टोटल मिला के एक सर्टेन पोर्शन उसको अपने डिपॉजिट्स का आरबीआई के पास में कैश फॉर्म में रखना पड़ता है। वो सर्टेन कितना होता है? अभी 3% रखना पड़ता है। अगर 100 रुपये उसके पास में आ रहे हैं तो 100 रुपये पे 3 रुपये उसको आरबीआई के पास में कैश में रखना पड़ता है, इन रुपीज उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज कैश रिजर्व रेशो। दूसरा होता है स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो, SLR। बहुत ही बड़े बड़े टर्म्स हैं ये, है ना, एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। SLR स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। कुछ पैसा, कुछ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स, मान लो 100 रुपये का कुछ परसेंटेज, आई थिंक अभी 18% है, कुछ परसेंटेज आरबीआई इसको ये बैंक्स को वो दे नहीं सकते, लोन में नहीं दे सकते, उस कुछ परसेंटेज को उसको हमेशा कैश में, गोल्ड में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज में रखना पड़ता है, ठीक है। कुछ पैसा मतलब बहुत ही सिक्योर रखना पड़ता है उसको, कि कल को कोई, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनको तुमने ऐसे ही लोन दे दिया इधर उधर और वो फेल हो गए, वापस रिटर्न करने के लायक ही नहीं रहे, तो आपके पास में कुछ 18% पैसा तो ऐसा रहे कि आप अपने कंज्यूमर्स को कम से कम दे पाएं इन शॉर्ट टर्म में। तो ये होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। क्योंकि कैश क्या होती है, कैश में तो हमेशा अगर आप रखोगे अपने पास में तो वो तो खराब नहीं होगा ना, आपने कुछ पैसा अपने पास में रख लिया तो आप कभी भी उसको रिटर्न कर सकते। गोल्ड कभी भी खराब नहीं होता, तो गोल्ड आपके पास में। गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज क्या होती हैं? सिक्योरिटीज इस तरह की होती है, जैसे आप भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट, आप शेयर्स को समझते हो, आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, तो आप क्या करते हो, उस कंपनी को पैसा जमा कराते हो, वो अपने आपको एक शेयर दे देगा। मान लो 10 रुपये का एक शेयर है, आपने 10 शेयर खरीदे तो 100 रुपये आप उसको दोगे, 10 शेयर आपके पास में आ जाएंगे। इसी तरह से ये तो आ गया, उस कंपनी के पास में पैसा चला जाएगा, आपके पास उस कंपनी का शेयर रहेगा। इसी तरह से गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट कैसे पैसे लेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगी। आप गवर्नमेंट को पैसा दोगे 100 रुपये और गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, उसकी जगह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगी। तो अगर आपने एक मान लो रिलायंस कंपनी है और रिलायंस कंपनी के 10 शेयर खरीदे और 10-10 रुपये के थे, 10-10 रुपये के शेयर खरीदे तो 10 शेयर हो गए, तो 100 रुपये में आपने शेयर्स में लगा दिए, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आपने 10-10 रुपये की 10 खरीदी है,
तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी क्या होगी, 100 रुपये की होगी। अब बताओ किस में प्रॉफिट ज़्यादा होगा? रिलायंस वाले में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये तो पक्का है, क्योंकि वो कंपनी है, ज़्यादा ग्रो करेगी, ज़्यादा रिस्क भी है। तो हो सकता है कि आपके 100 रुपये वहाँ पे कितने बन जाए, 200 रुपये बन जाए 2-3 साल में। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है ना, गवर्नमेंट ऐसे क्योंकि प्रॉफिट नहीं कमाती है ना गवर्नमेंट तो कुछ परसेंटेज देगी आपको। हो सकता है कि 100 का 120 रुपये ही हो 1 साल बाद में, और उसमें 200 हो जाए। पर सिक्योर किस में? पक्के से आपका 100 रुपये का तो 100 रुपये रहेगा रहेगा। ज़्यादा सिक्योर किस में? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, तो आपको रिस्क किस में? आप दूसरी जगह जहाँ पे भी आप पैसा लगा रहे हो, प्राइवेट कंपनीज को दे रहे हो, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने से आपकी रिस्क कम हो जाती है। तो इसलिए कुछ पोर्शन बैंक्स को हमेशा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदनी पड़ती है, जिससे कि सारा का सारा पैसा अगर फेल हो जाए, काफ़ी बिजनेस फेल हो जाए, तो ऐसा ना कि सारा का सारा डूब जाए। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदो, उस पर आपको प्रॉफिट कम मिलेगा। बैंक्स नहीं खरीदना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि यार इसमें तो बहुत कम प्रॉफिट है, हमको तो इतना प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा इसमें, बट फिर भी उनको खरीदना पड़ता है। आरबीआई बोलता है नहीं, कुछ परसेंटेज आपको खरीदना ही पड़ेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, जिससे कि कभी भी आप फेल ना हो जाओ। अचानक से कोई बिजनेस फेल हो गए, बहुत सारे आपने जिनको लोन दिया हुआ है, तो ऐसा ना हो कि पूरा पूरा ही आपका पैसा डूब जाए। तो वो एक तरह से आपको लगभग, आई थिंक सबसे लास्ट में मैंने लिखा है, मैं 18% ऐसा पैसा है जो रखना पड़ता है बैंक्स को इस टर्म्स में। स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो किस किस में रख सकता है बैंक? आरबीआई बोलता है कैश रखो, बहुत बढ़िया, हमको तो कोई टेंशन ही नहीं है, पर कैश रखोगे उसमें तो कोई रिटर्न ही नहीं मिलेगा, कैश पड़ा रहेगा आपके पास में। गोल्ड रखो, वो भी ठीक है, वो बोलता है गोल्ड की तो कीमत हमेशा रहती है, और गोल्ड धीरे धीरे पैसा भी बढ़ता है। तो गोल्ड मान लो SBI ने 10 किलो गोल्ड रखा, तो हो सकता है कि आज 5,000 50,000 रुपये तोला है, तो हो सकता है कि 52,000 तोला भी चला जाए। ठीक है, तो गोल्ड में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। या कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ इनको बोलते हैं, शेयर टाइप की चीज़ होती है, इस तरह से मान लीजिए आप, तो शेयर में लगा दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा दो, उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो कभी लॉस में नहीं होने वाली। तो इतना परसेंट 18% तो आपका सिक्योर रहेगा। तो अभी कितना परसेंटेज सिक्योर है? 18 + 3 21% तो बैंक्स का सिक्योर है, वो कहीं पे नहीं जा रहा। जिसमें 3% पे तो कुछ नहीं मिलेगा उनको, बिल्कुल बाबा जी का ठुल्लू है उसमें, तो कि आपको बस आरबीआई के पास में 3% कैश ले जाके पेटी जाके रख देनी है। आरबीआई बोले आप कुछ नहीं, भूल जाओ इसको, 3% को हम ये ऐसे पड़ा रहेगा ये 3%। कल को 100 रुपये की जगह आपके पास 200 रुपये डिपॉजिट आ गए, तो उसका भी 3% ले आना अगले वाले का। ठीक है, तो ये तो पड़ा रहेगा हमारे पास में, इसको अभी देखेंगे, अगर आप फेल हो गए तो 3% हम जनता में बांट देंगे। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा, हल्का फुल्का। आप अगर कैश में रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, गोल्ड में अगर कुछ इन्वेस्ट कर दोगे तो गोल्ड के पैसे जैसे बढ़ेगा तो उस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो तो जो भी गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देगी उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप इनमें लगाओ। तो 21% को लोन में नहीं दे सकते, 21% को आप साइड में रख दो। बचा जितना परसेंट, 79% बचा, उसको आप दे सकते हो मार्केट में, किसी को भी लोन, जिसको भी देना आपको लोन दो। ठीक है, तो इसको, ये दो तरह के अरेंजमेंट हो गए। अब क्या करती है गवर्नमेंट, आरबीआई क्या करती है बीच बीच में, वो क्या करेगी, 3% को 4% कर देगी। ठीक है, कि भाई इस महीने से 4% है, या मई से सपोज करो, अभी मैं मई से तो होता नहीं है, सपोज करो, पर सपोज करो मई में आज 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 कमेटी की मीटिंग हुई और बोला कि मई में इसको 3% CRR की जगह कितने परसेंटेज है, CRR 4% है। तो अब बैंक को क्या दिक्कत हो जाएगी बताओ? अभी पहले 3 रुपये रखने पड़ रहे थे डिपॉजिट में, अभी कितने रखने पड़ रहे हैं? 4 रुपये। 4 रुपये उसके फिक्स हो गए, तो मार्केट में जितना पहले वो दे पा रहा था लोन, अब उसका कम देना पड़ रहा है ना, उसका तो काफ़ी कम देना पड़ रहा है मार्केट में। तो मार्केट में जो मनी की सप्लाई होनी थी पहले से, उस काफ़ी कम हो गई। अगर वो आरबीआई सपोज करो 3 को कहती है 10% हो जाए, 3 का 10% होने से क्या हुआ, पहले वो कितना पैसा निकाल पा रही थी, सपोज करो SLR नहीं, अभी इसको भूल जाओ SLR को, तो पहले सपोज करो वो 97 रुपीज़ दे पा रही थी मार्केट में लोन में, तो अब कितना दे पाएगी वो? 10% हटाने के बाद में 90 दे पाएगी। तो मार्केट में क्या हुआ, पैसे की सप्लाई कम हो गई ना, मनी सप्लाई कम हो गई। तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो मार्केट में क्या होगा, लोग खरीदना कम कर देंगे, चीज़ें खरीदना कम कर देंगे ना। जब डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, जब डिमांड ही नहीं है मार्केट में तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो ये एक चीज़ समझने वाली बात है। ठीक है,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको तो एक्सेलेंट मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्स में। CRR बढ़ा दिया तो उससे आप ऐसे रटोगे ना तोते की तरह तो नहीं होगा। CRR अगर RBI ने बढ़ाया है तो आप सोचो क्या होगा। CRR का मतलब है कि उतना कैश RBI के पास में और एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। जब बैंक्स को रखना पड़ेगा उतना कैश एक्स्ट्रा, तो बैंक्स लोन कम दे पाएंगे, लोन कम दे पाएंगे तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, मतलब लिक्विडिटी कम होगी, मार्केट में पैसा कम रहेगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम आएगा। तो जब भी महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो RBI CRR को हल्का सा बढ़ा देता है। हालांकि इसको ज़्यादा कंट्रोल करता नहीं है CRR को, पर फिर भी थोड़ा बहुत वो फ्लक्चुएशन करता है। पहले ये 4% हुआ करता था, आजकल 3% है, क्योंकि अब महंगाई थोड़ी कम हुई है तो उसने भी उसको कम कर दिया। सेम SLR भी है। अगर उसने 18% को मान लो कि 18, अब CRR को भूल जाते थे थोड़ी देर के लिए, तो 18% को उसने सपोज करो कि अभी 18% है तो मार्केट में कितना दे सकता है बैंक, 72% दे सक 82% दे सकता है। अगर वो 18 को कितना कर देता है, 30% कर देता है, तो पहले 82% वो मार्केट में लोन दे सकता था, अभी कितना दे पाएगा वो, 70%। तो जब अब जो मार्केट में क्या हो, पैसे की सप्लाई को क्या कर दिया RBI ने, कम कर दिया। तो जब पैसे की सप्लाई को मार्केट में कम कर दिया तो लोगों को लोन ऑन कम मिल पाएंगे, लोन ऑन कम मिल पाएंगे तो ओबियसली लिक्विडिटी कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी मार्केट में, तो उससे क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो RBI इन टूल्स को बढ़ाता है तो इन्फ्लेशन को कम हो जाता है, ठीक है। अगर इनको कम करेगा तो मार्केट में मनी ज़्यादा पहुंच जाएगी और उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है। तो RBI ये सब खेल खेलता है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में ये सब खेल होते हैं। CRR को बढ़ा दिया, CRR को कम कर दिया, SLR को बढ़ा दिया, SLR को कम कर दिया, इस तरह से करता है। हालांकि वो इन दोनों को ज़्यादा छेड़ता नहीं है अब आजकल, वो ज़्यादा छेड़ता है इसको, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो पार्ट है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये मैकेनिज्म क्या होता है, ये RBI की LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, आई थिंक पता नहीं कितने एग्जामों में पूछी हुई है, ठीक है। तो ये क्या करती है कि कमर्शियल जो बैंक्स हैं ना हमारे इंडिया में, जो भी बैंक्स कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको डेली बेसिस पे क्या होता है कि लिक्विडिटी का शॉर्टेज कम ज़्यादा होता है। लाइक हो सकता है कि उसको लग, जैसे कि आज है, आज SBI के पास में आज ज़्यादा पैसा था, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा उस पैसे का, वो पड़ा रहेगा उसके पास में, आज लोन देने के लिए है ही नहीं, आज कोई लोन लेने के लिए आया नहीं, या जो भी है उसके पास में डिपॉजिट लेट आए, तो उस पैसे का क्या करेगा। या सपोज करो अचानक से रात को शाम के टाइम पे RBI ने कैलकुलेशन की कि कल मेरे पास में इतना पैसा एक्स्ट्रा होना चाहिए क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, तो लोग लेने के लिए आ रहे हैं और मैंने जिनको लोन दिया वो तो अचानक से देंगे नहीं मेरे को, तो मेरे को अचानक से पैसा चाहिए कल की कल। तो जब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो किसके पास में जाएगा, अपनी झोली फैला के वो जाएगा RBI के पास। RBI को बोलेगा भैया हमको लोन दे दो, जल्दी से शॉर्ट टर्म लोन दे दो, फटाफट, लोन नहीं मतलब पैसा दे दो। तो RBI बोलेगा चिंता मत करो, मैं पैसे देने के लिए तुमको रेडी हूँ, ठीक है। अच्छा मैं ओके सर, क्या मार्केट में मनी बढ़ जाएगा टू, हाँ ओबियसली यही मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट में पैसा बढ़ गया तो लोग, तुम खुद बताओ, तुम्हारे पास पैसा बढ़ेगा तो तुम डिमांड ज़्यादा नहीं करोगे क्या, तुम बोलोगे स्कूटर भी खरीद लेते हैं, कार भी खरीद लेते हैं, स्कूटी भी खरीद लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। ऐसे तुम्हारे फ्रेंड के पास भी पैसा बढ़ेगा तो वो भी बहुत सारी चीज़ें खरीदेगा, जब बहुत सारी चीज़ें, वो भी स्कूटी खरीदेगा, सब कुछ खरीदेगा। जब सारी चीज़ें आप डिमांड बढ़ा लोगे कोई भी चीज़ की, तो मार्केट में अगर सप्लाई उतनी नहीं हो रही तो उससे क्या होगा, कोई चीज़ की डिमांड बढ़ती है, मान लो कि आप एक दुकान पे प्याज खरीदने जाते हो और उसको पता है कि आजकल प्याज की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वो क्या करता है, उसको महंगा कर देता है ना, ऐसे होता है। तो इसलिए डिमांड अगर अगर बढ़ गई, डिमांड कैसे बढ़ती है, लिक्विडिटी बढ़ा दो या पैसे की सप्लाई बढ़ा दो मार्केट में, तो RBI इस तरह से ही पैसे की सप्लाई कम ज़्यादा करता है, ठीक है। अब मैं जब LF की बात कर रहा हूँ कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कि कल क्या होने वाला है, आज क्या होने, आज जैसे फोर्टनाइट, सॉरी, आज की रात क्या होने वाला है, कल का क्या आइडिया है, एक डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे अगर
बैंक्स की लिक्विडिटी को एडजस्ट करना है कि लाइक एसबीआई को लग रहा है कि कल पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, उसको इस तरह का ट्रेंड है कि उसके पास जो पैसा था वो लोन्स में लगा दिया, और जो पैसा थोड़ा बहुत बचा है वो हो सकता है कल बहुत सारा ऐसा सीजन है कि कल उसको ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो किसके पास जाएगा, वो दूसरे बैंक पे जाने से अच्छा वो बोलेगा मैं आरबीआई के पास जाता हूँ। आरबीआई के बोलेगा कि मेरे को पैसा दे दो। आरबीआई बोलेगा टेंशन मत लो, अपने पास पैसा है, तुम मेरे पास पैसा ले जाओ, बट ये पैसा तुमको थोड़े दिन बाद में रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़े दिन का एक डील होता है, हो सकता है कितने 10 दिन भी हो सकता है, 15 दिन हो सकता है, उतने दिनों बाद में ये पैसा आपको मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा। हो सकता है डेली कल ही रिटर्न करना पड़ेगा, वो बोलेगा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, कल रिटर्न कर दूंगा, कल वापस से ले लूँगा, ठीक है, फिर ऐसे रिटर्न डेली बेसिस पे रिटर्न कर दूँ। तो आरबीआई बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुमको पैसे का शॉर्टेज है, तो कल हम गाँव में या अपने दोस्त भाई लोगों में ऐसे करते हैं ना, यार आज के लिए पैसे देते कल मैं रिटर्न कर दूँ, ठीक है। इस तरह का होता है। इस तरह से आरबीआई के पास में बैंक जाते हैं कि भैया हमको पैसा दे दो, वो बोलेगा ठीक है कल रिटर्न कर देगा, बोले हाँ ठीक है कर दूँगा, तो ये ले जा पैसे, ठीक है। पर ऐसे तो वो मानेगा नहीं, वो बोल आरबीआई बोले, हो सकता है कि अब मेरे को आरबीआई बोलेगा कि ऐसे तो पता नहीं कितना पैसा ले जाओगे तुम, कितना भी पैसा रोज ले जा सकते हो, तो आरबीआई बोलेगा नहीं, पर तुमको इस पे एक इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक्स जब भी आरबीआई से पैसा उठाते हैं तो उनको एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। वो इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट, ठीक है। तो उनको उतना इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो इस तो आरबीआई क्या करेगा कि रेपो रेट पे आप ले जाओ, ठीक है। जब आप पैसा रिटर्न करने आओगे उसके साथ ये इंटरेस्ट भी दे देना मेरे को, रेपो रेट पे आप मेरे को रिटर्न पैसा दे देना, ठीक है। और उसी टाइम पे वो ये भी बोलेगा, अब वो बैंक वाला बोलेगा हाँ हाँ ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं, मेरे को 100 करोड़ चाहिए, कल मैं रेपो रेट 4%, अभी बैंक डिसाइड आरबीआई डिसाइड करता है कितना परसेंट रेपो रेट है, 4% रेपो रेट पे मैं कल आपको वापस से रिटर्न कर दूंगा। तो आज 100 करोड़ लिए, 4% के हिसाब से 104 करोड़ पे कल ले लेना मेरे से पैसा। आरबीआई बोलेगा ठीक है ओके ले जा। पर क्या होगा अगर वो बैंक फेल हो जाए कल, कुछ तो उसको आरबीआई को कुछ वो चाहिए ना कोलेटरल, कुछ तो ऐसी चीज़ चाहिए कि वो नहीं दे, तो उसके लिए क्या करेगा, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड ले गया और वो बोला कि नहीं कल पैसा दे दूंगा, तो आप बोलोगे नहीं नहीं यार तू पैसा, बोले नहीं 100 का मैं 105 रुपये दूंगा, तुम क्या बोलोगे, नहीं ठीक है तेरी बात सही है, 100 का 105 तो देना ही देना है, पर मेरे को कुछ गिरवी तो रख, कुछ कोलेटरल तो रख। तो आप बोलोगे तेरी बाइक की चाबी मैं रख रहा हूँ आज, तो कल पैसा और ब्याज दे जाना और ये बाइक ले जाना। इसी तरह से आरबीआई होता है, आरबीआई बोलेगा ठीक है रेपो रेट के साथ में आप मेरे को रिटर्न कर देना पैसा, बट उसके लिए कुछ कोलेटरल तो रखो, कोलेटरल मतलब कुछ गिरवी तो रखो। तो वो बैंक बोलेगा एसबीआई मेरे पास क्या है भाई, मैं क्या गिरवी रखता हूँ, मैं तो पैसा लेने आया था। तो बोलेगा तुम्हारे पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है ना जो आपने गवर्नमेंट से खरीदी हुई है, वो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। वो बोलेगा कि हमको आप कुछ गिरवी तो रखो इस चीज़ के लिए, बैंक को बोलेगा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एक तरह से गिरवी रख देते हैं उसके पास में एज ए कोलेटरल। तो रेपो रेट आपको समझ में आ जानी चाहिए, आरबीआई लैंड करता है मनी को बैंक्स को, मतलब आरबीआई बैंक्स को मनी दे देता है, कितना शॉर्ट टर्म के लिए देता है, मतलब ऐसा जैसे कि डेली बेसिस पे दे देगा कि कल वापस से दे जाना, पर एक इंटरेस्ट रेट देनी पड़ेगी आपको इस पर, किस उस इंटरेस्ट रेट को क्या बोलेंगे, रेपो रेट। और कोलेटरल किसका होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रख जाओ, कल तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वापस से ले जाना और ये पैसा और इंटरेस्ट रेट दे जाना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेपो रेट। इसका उल्टा रिवर्स रेपो रेट होता है, जब एसबीआई जैसे एक सपोज करो एसबीआई बैंक है, उसके पास में आज बहुत सारा पैसा है, ज़्यादा है, अब वो क्या करेगा, वहाँ पे पैसा पड़ा रहेगा, वो आरबीआई को दे देगा, आरबीआई को बोलेगा कि आप रख लो, इसका मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट दे देना, तो आरबीआई बोलेगा ठीक है इंटरेस्ट तो ले ले कोई दिक्कत नहीं है ना। तो और मतलब अब उसको भी कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए, तो वो बोलेगा कि इंटरेस्ट ठीक है आप इंटरेस्ट दे दो, पर कुछ कल आप इंटरेस्ट के साथ मेरे को दे देना वापस, मैं कल खरीद लूँगा वापस से ले लूँगा, बट आप मेरे को कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो दो। तो आरबीआई उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे देगा कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लो और ये पैसा मेरे को दे दो, कल मैं आपको रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से, रिवर्स रेपो रेट मतलब एक इंटरेस्ट रेट है, उसके आधार पर मैं आपको पैसा प्लस इंटरेस्ट दे दूँगा। पर रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होगी, क्योंकि यहाँ पे तो बैंक्स जा रहे हैं ना उसके पास में कि भाई पार्क मनी मतलब वहाँ पे रखने के लिए जा रहे हैं कि आप रख लो, आज हमारे पास वैसे ही पड़ा रहेगा क्या फ़ायदा, कुछ इंटरेस्ट ही मिल जाएगा। आपको लग रहा होगा एक दिन में क्या होता है, अरे एक दिन में ये बहुत करोड़ों का मामला है ना, सैकड़ों करोड़ों का होता है, तो एक एक दिन में बहुत इंटरेस्ट बनता है।
तो अब उसके पास तो पड़ा ही था, वो बोलेगा उसके पास में कि कुछ 2% भी मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, एक दिन में जो भी मिल रहा है वो अच्छा है, उसको दे देगा वो। और वो उधर की तरफ से आपको दूसरे दिन बोलेगा कि हाँ ठीक है, रिवर्स रेपो रेट के साथ में ये पैसा कल आपको मिल जाएगा, आरबीआई बोलेगा, ठीक है। बट ये एसबीआई बोलेगा कि आपने मेरे से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ली थी पिछली बार, तो आप भी तो मेरे को दो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो वो बोलेगा ठीक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तू रख ले, ठीक है। ओके, ये इस तरह से ये खेल चलता है। मतलब अगर मान लो आप बैंक हो और मैं आरबीआई हूँ, तो आप मेरे पास में अगर पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लेने आए हो, बस एक दिन के लिए लेने आए हो, सपोज करो डेली बेसिस पे आज लेने आए हो कुछ पैसा, तो मैं बोलूँगा ले जा, आज पैसा ले जा, ठीक है। पर कल मेरे को रेपो रेट के आधार पे, रेपो रेट मतलब उतना इंटरेस्ट रेट के साथ में ये पैसा रिटर्न करना, वो तुम बोलोगे कि हाँ ठीक है, बट मैं बोलूँगा कि ठीक है ये कर देना, पर इसके लिए कुछ ना कुछ गिरवी तो रख, तो मैं आपसे कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले लूँगा। पर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एसएलआर के जो 18% में आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखनी थी उसके अलावा होनी चाहिए। आप बोलो कि हाँ एसएलआर का 18% तो वो तो मेरे वैसे भी काम का नहीं था, उसको दे देता हूँ, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट बोल रही है कि ये बोल रहा है आरबीआई, इसको मत छेड़ा छेड़ी करना, इसके अलावा अगर आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है तो आ जाओ, कोई कोई दिक्कत नहीं है, आप रेपो रेट पे ले जाओ पैसा, बट अगर इसको छेड़ोगे तो मैं नहीं देने वाला पैसा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़, एल ए एफ के दो कंपोनेंट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। एल ए एफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म बेसिस, ऑन डेली बेसिस। जब रेपो रेट क्या होती है और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है मैंने बता दिया आपको। एक और होती है कि बैंक्स बोलेंगे कि उन कई बैंक्स को अचानक से बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऐसा होता है उनके ऑपरेशंस में, इस तरह की चीज़ें होती हैं, और उनके पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी नहीं बचती है 18% के अलावा। पर 18% जो उन्होंने आरबीआई ने डिसाइड कर रखा है कि आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह में लगाना, वो उनके पास है, तो वो जाएंगे इसके पास में आरबीआई के पास कि भैया दे दो यार हमको, आज के लिए दे दो। तो आरबीआई बोलेगा ठीक है ले लो, इसको बोलेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। पर याद रखना आपने किस में से ली है, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर में से लिया ना, एसएलआर में से लिया है। तो अब आपको जो रेपो रेट लग रही थी उससे ज़्यादा चार्ज लगेंगे, ध्यान रखना, आपने उसको 18% को छेड़ा है ना, तो रेपो रेट से कुछ ज़्यादा परसेंटेज पे आपको कल रिटर्न करना पड़ेगा पैसा। तो आप बोलोगे यार मरता क्या नहीं करता, आप बोलोगे ठीक है यार चलो ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक पीनल इंटरेस्ट रेट, पीनल मतलब कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा, और आप डिपिंग इनटू स्टेचुटरी एसएलआर के अंदर जाके भी ले सकते हो पैसा, मतलब 18% को भी छेड़ सकते हो। तो आप बोलोगे कि यार वो 18% पूरा पूरा ले सकता है क्या, वो नहीं, थोड़ा सा परसेंटेज उस 18% का वो ले सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, और ये सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए होता है, ये याद रखना, और सब ऊपर की फैसिलिटीज आर फॉर कमर्शियल बैंक्स। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के एक एक्ट में शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल है उसमें सारे के सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की एक लिस्ट है, उनको ही दे सकता है। अभी इनके बारे में मैं नहीं बता रहा, अगर बैंक्स की कोई क्लास हुई तो मैं उनमें बताऊंगा आपको कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स क्या होता है। तो एमएसएफ होगी, 4 चीज़ें होगी। नेक्स्ट इज बैंक रेट, चिन्नू सी चीज़ है। पहले वाली सब चीज़ें क्या थी, शॉर्ट टर्म के लिए थी। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए, आ जाओ पैसा ही पैसा है मेरे पास, आरबीआई बोलेगा लंबे टाइम के लिए ले जाओ ये सारा का सारा पैसा। अब एक एक दिन की खेल नहीं है, ये लंबे टाइम के लिए। इंटरेस्ट रेट थोड़ी हाई रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर पैसा ले जाओ, क्योंकि लंबे टाइम के लिए ना, तो लंबे टाइम के लिए ये सारा का सारा आरबीआई लैंड फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स इन द लॉन्ग पीरियड, इसको बोलते हैं बैंक रेट, ठीक है। ये सब पूछ लेते हैं बैंक रेट क्या होती है। आरबीआई लैंड्स मतलब आरबीआई देता है पैसा कमर्शियल बैंक्स को, नॉट शेड्यूल कमर्शियल, हर बैंक को जो पैसा देता है फॉर लॉन्ग टाइम के लिए। अगर शॉर्ट टाइम के लिए देगा तो किस में देगा, एलएएफ में, ठीक है, एलएएफ रेपो रेट में, ठीक है। 5वां हो गया। ये सारे की सारी चीज़ें हो गई। अब आरबीआई एक और खेल खेलता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओज। क्या होता है कि बीच बीच में उसको, अच्छा ये बताओ थोड़ी सी रेपो रेट बढ़ जाएगी, सपोज करो एसबीआई गया आरबीआई के पास में, और आरबीआई ने बोला कि मैं आपको 4% पे दे दूंगा कल के लिए पैसा, कोई दिक्कत नहीं, आप तो आप बोलोगे ठीक है दे दो, ठीक है। फिर आए आप कल, फिर आपको कल पैसा चाहिए, आज मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं आपको 5% पे दूंगा, तो क्या दिक्कत होगी, आपका जो आप बैंक हो तो बैंक का क्या होगा, आप 4% की जगह क्या हो गया 5%। ये एक दिन का नहीं चेंज होता है, ये महीने महीने का चेंज होता है कि हर महीने अलग हो जाता है,
हर 3 महीने में चेंज होता है, इस तरह से होता है। तो आपको आपके साथ में क्या दिक्कत हो जाएगी, जो पैसा पहले एसबीआई को सस्ता मिल रहा था आरबीआई से, अब वो महंगा मिलेगा। जब उसको महंगा पड़ रहा है तो वो आगे भी महंगा देगा, लोन भी महंगी देगा, हर चीज़ महंगी देगा वो आगे की, क्योंकि उसको भी तो कहीं ना कहीं से आरबीआई अगर महंगा दे रहा है उसको पैसा, तो वो आगे के लोन्स को भी महंगा करेगा। जब वो आगे के लोन्स को महंगा करेगा तो मार्केट में क्या होगा, लोन्स कम लेंगे लोग। जब लोन्स कम लोगे तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को बढ़ाने से एक तरह से लिक्विडिटी कम हो जाती है, ये याद रखो। चाहे वो CRR हो, चाहे वो SLR हो, चाहे वो रेपो रेट हो, चाहे वो MSF हो, चाहे वो बैंक रेट हो, सबको बढ़ाओगे तो बैंक की जो मार्केट की लिक्विडिटी कम होती है और इन्फ्लेशन कम होता है, बढ़ाने से कम होता है। ये थंब रूल है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके अलावा भी कुछ आरबीआई खेल खेलता है। उसमें क्या करता है वो कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अब गवर्नमेंट है जैसे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, तो क्या वो खुद आके रोड पे सारी सिक्योरिटीज, उसके पास, उसको भी तो पैसा चाहिए सारी चीजें चलाने उलाने के लिए। एक तो टैक्स के टर्म्स में लेती है पैसा, उसके अलावा भी उसको बहुत सारा पैसा चाहिए, या सब कुछ उधार चाहिए, मार्केट से पैसा चाहिए। तो वो क्या सड़क पे आके खुद खरीदेगी? नहीं, वो आरबीआई को दे रखा जिम्मा। आरबीआई को बोल रहा है कि तुम मेरे बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे पैसा मार्केट में सिक्योरिटीज को खरीदो और जो भी है इस तरह से खेल खेलो, ठीक है। तो हमारे बिहाफ पे पैसा उगाओ, मतलब मार्केट से। तो आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स भी उनके बिहाफ पे मार्केट से पैसा उठाता है। अब मार्केट में वो क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को रिलीज करता है। जैसे शेयर्स होते हैं उसी तरह से सिक्योरिटीज होती है, बट नाम में सिक्योरिटी का मतलब वो सिक्योरिटी उस तरह से नहीं, कुछ ऐसे कागज के टुकड़े होते हैं एक तरह से। वो बोलेगा कि भाई आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में दे देगा, आप और मैं भी खरीद सकते हैं, कोई भी उस चीज को खरीद सकता है, सिर्फ बैंक की कहानी नहीं है। वो सिक्योरिटीज होगी, वो सिक्योरिटीज निकलेंगे और मार्केट में जो भी जिनके पास पैसा है वो मार्केट में उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेगा, ठीक है। अगर तो मतलब वो गवर्नमेंट इस टाइम पे क्या हो गया, आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में बेच दिया, सेल दी मार्केट सिक्योरिटीज, ठीक है। जब मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई ने बेचा, तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा, बहुत लोगों ने खरीदा होगा, तो उन्होंने पैसा दिया होगा आरबीआई को, तभी वो मिला है। अब क्या लोग बेवकूफ हैं वो कागज के टुकड़े को खरीदेंगे? नहीं, उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट लिखी रहती है कि आप 100 रुपये दोगे तो 102% या 5% के हिसाब से आपको 105 मिल जाएंगे इस दिन, मतलब एक साल बाद में सपोज करो। तो लोगों के पास बहुत पैसा है, वो बोलेंगे ठीक है यार, ये तो सबसे सेफ है ना, आरबीआई थोड़ा ना कभी भी फेल हो सकता है। वो बोलेगा ठीक है, हमारा पैसा सेफ रहेगा, मेरे पास में 100 करोड़ है, दे देता हूँ इसको, 105 करोड़ मेरे को दे देना अगले साल। ये और वो जो सिक्योरिटी होती है कागज का टुकड़ा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। आजकल कागज वागज का खेल नहीं है, सब ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो इस तरह का एक तरह से वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का खेल होता है। तो आरबीआई ने क्या किया, मार्केट में गया और उसने बेचा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और लोगों ने उसकी जगह पैसा दे दिया, ठीक है। तो अब आरबीआई ने एक तरह से इनडायरेक्टली वो पैसा किसको दे देगी, गवर्नमेंट को दे देगी। अब पर गवर्नमेंट इसने क्या किया, आरबीआई ने, आप देखो आरबीआई ने क्या किया कि पैसा मार्केट से एक तरह से एब्जॉर्ब कर लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दी मार्केट में और पैसा वहां से उठा लिया। जब उसने पैसा वहां से उठा लिया, तो जब पैसा उठा लिया तो मार्केट में क्या हुआ, पैसे की कमी रही, तो लिक्विडिटी उसने क्या कर दी, कम कर दी। तो जब उसने लिक्विडिटी कम कर दी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब भी मार्केट में हाई इन्फ्लेशन है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है और वहां से लिक्विडिटी को कम कर देता है। इसी का उल्टा भी होता है, जब मार्केट में इन्फ्लेशन कम होगा तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगा, बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेगा। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा लोगों को, जब वो पैसा देगा तो मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा। तो ये इस तरह से आरबीआई परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस तरह की कहानी, ठीक है। अब देखिए, आप बोलोगे सर वो एलएएफ रेपो रेट में भी तो यही काम करता था, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में भी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखता ही था वो अपने पास में। इन दोनों में एक दो डिफरेंस है, ओपन मार्केट ऑपरेशन और एलएएफ में। इसमें क्या डिफरेंस है, एलएएफ में एक तो बैंक से पार्टिसिपेंट होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन में कोई भी पार्टिसिपेंट हो सकता है, ठीक है। सेकेंड चीज, उसमें जो होता था एलएएफ में, जैसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो जाती थी उनको कुछ दिन बाद में वापस से खरीदना पड़ता था, ठीक है, वापस से लेना पड़ता था। वो एक एडजस्टमेंट होता है कि 2 दिन बाद में तुमको लेना ही पड़ेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में ऐसा नहीं है, आपने मान लो कि मैं आरबीआई हूँ और आपने
आरबीआई से मेरे से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली। अब आपको बेचना तो बेचो, नहीं तो रखो 50 साल के लिए रखो, 10 साल के रखो, आपको बेचने की जरूरत नहीं, तो आप इंडेफिनिट टाइम के लिए रख सकते हो। पर आप बैंक हो और आपने रेपो रेट एलएएफ के तहत मेरे से एक तरह से पैसा लिया है और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेरे को दी है, तो आपको उतने टाइम के बाद में आपको वो वापस से पैसा देना और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अपने पास में वापस से ले जाना। तो एक तरह से ये वाला सिस्टम, इन दोनों में डिफरेंस है। ये सब कहानी मैंने यहाँ पे लिखी है, अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। एक और होती है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, 2004 में स्टार्ट की थी इसको, और ये भी इसी तरह से होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन की तरह ही होती है, पर इसमें एक तरफा ही काम होता है। ये क्या होता है कि मार्केट में अगर कभी भी ज़्यादा पैसा है, तो गवर्नमेंट को क्या लगता है कि ज़्यादा पैसा मतलब इन्फ्लेशन हाई है, उसके हिसाब से इन्फ्लेशन हाई है तो मतलब ज़्यादा पैसा है, तो वो लिक्विडिटी को आरबीआई एब्जॉर्ब करेगा, वहाँ से पैसे को उठाएगा। पैसे को कैसे, अब ऐसे तो है नहीं कि बोरा भर के चल देगा, घर भर में पैसे निकालो ऐसे करेगा नहीं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी निकाल देगा मार्केट, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लोग आएंगे जिनके पास पैसा है वो खरीदेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कागज को खरीद लेंगे और उसकी जगह पैसा आरबीआई के पास में चला जाएगा। तो मार्केट से वो पैसा उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब उसने उठा लिया पूरा। तो इसको बोलते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। सिर्फ वो मार्केट में ज्यादा पैसा होता है तभी ये काम करता है, कभी वो उल्टा नहीं होगा कि मार्केट में कम पैसा होगा तो वो बेच भी दे, वो ओएमओ में होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में। इसमें सिर्फ अगर मार्केट में ज़्यादा कभी पैसा है तो ही सिर्फ वो ये काम मिलेगा, ये स्कीम के तहत एक्स्ट्रा उठा ले, और ये वाला पैसा वो गवर्नमेंट को नहीं देगा, वो अपने पास ही रखेगा आरबीआई। ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये किसके पास में चल जाता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग, गवर्नमेंट के पास में वो पैसा चला जाता है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग। ये अपने पास में रखता है, एक फंड बनाता है, एक अकाउंट बनाता है, एमएसएस अकाउंट, उसके अंदर ये पैसे को पार्क रखता है, अपने पास में पैसा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, है ना। आप इसका वीडियो भी वापस देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इवन आप कितनी बार भी इसको देख के और इसको चीज़ों को एब्जॉर्व कीजिए, और इसमें लिंक जो होते हैं ना, उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि वो ऐसा रहता है कि भाई आपको अभी तो अच्छा लग रहा हो कि हाँ सही है, लिक्विडिटी ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, पर आप जब उसको बाद में सोचोगे ना तो कई बार एग्जाम में वो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो ये 7 चीज़ें हैं, पहले 2 तो सिंपल है, बैंक्स को रखना पड़ता है, CRR SLR होती है, फिर उसके बाद में LAF आई थी, MSF आई थी, बैंक रेट, और ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ओपन मार्केट ऑपरेशन आई थिंक 1-2 साल पहले सिंपल क्वेश्चन था, ओपन मार्केट ऑपरेशन, व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, और ये सिंपल लिखा था, गवर्नमेंट आरबीआई buys sells government securities in open market on behalf of the central government या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सिंपल यही ऑप्शन थे उसमें, ठीक है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का में और ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या अंतर है? फर्स्ट थिंग, इसमें वो बेचता भी और ख़रीदता भी जब मन में आए। सिर्फ मार्केट स्टेबलाइजेशन में हमेशा खरीदता ही है कि जिससे कि लिक्विडिटी, सॉरी बेचता ही है जिससे कि लिक्विडिटी कम हो जाए, ठीक है। और पहले वाले में वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे करता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, वो अपने एक अकाउंट बनाता है, एमएसएस अकाउंट, और उसमें वो सब कुछ रखता है। ये लेटेस्ट रेट्स हैं। CRR जो मैंने बोला था कि 3% है, अभी लेटेस्ट 3% है, SLR 18% है, रेपो रेट 4% है, जिसपे बैंक्स को, मतलब बैंक्स को अगर पैसा चाहिए कि तुरंत मेरे को कल के लिए पैसा चाहिए, तो जो पैसा रेपो रेट पे लेगा वो बैंक से, सेंट्रल आरबीआई से, उसको रेपो रेट बोलता है। सेम रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट। यहाँ पे सब कुछ मैंने लिख दिया, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, क्लास तो यहीं पे ख़त्म होती है। क्विज स्टार्ट करते हैं, छोटा सा क्विज है, सारे क्वेश्चन ईजी हैं। चलिए इसको ख़त्म करते हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडेक्स इज यूज बाय आरबीआई। अच्छा सर, अपन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कभी भी देकर वापस पैसे वापस ले सकते हैं क्या, या कोई टाइमिंग फिक्स होती है? हमेशा याद रखना, सिक्योरिटीज़ को इस तरह से नहीं होता कि आप कभी भी बेच सकते हो या कभी भी खरीद सकते हो, ठीक है। पहली बात तो खरीदने का इस तरह से रहता है कि आरबीआई निकालता है टाइम टू टाइम, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि भाई अभी आप जाके और बोलो कि ला भाई आरबीआई मेरे को दे दे सिक्योरिटीज, ऐसा नहीं होता। वो
एक पर्टिकुलर टाइम है, आप बोलोगे मेरे को तो पता ही नहीं चलता, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप करते ही नहीं ये काम। जो ये काम करते हैं उनको पता रहता है कि अभी आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकाली है। तो फर्स्ट थिंग तो आप कभी भी खरीद नहीं सकते हो, जब जब आरबीआई निकालेगा तब तब भी आप खरीद सकते हो। फिर खरीदने के बाद बेच कभी भी सकते हो क्या? नो, कभी नहीं, ऐसा नहीं होता। उस पर लिखा आता है कि 91 डेज के बाद में ये आप बेच सकते हो कम से कम, या और भी 365 डेज के बाद में ही बेच सकते हो, इस तरह से उस पर लिखा रहता है। तो आपको उतने टाइम के बाद में ही वो चीज़ों को बेचना है, ठीक है? वापस से आरबीआई तभी लेगा उस चीज़ को, ठीक है? तो ये एक फिक्स टाइम रहता है, उस पर लिखा रहता है। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि आज ले लिया, कल आप आरबीआई के पास चले जाओ और आप बोलो कि नहीं इसको वापस से ले लो, इस तरह से नहीं होता, ठीक है? उस पर आपको कुछ ना कुछ आपको एक तरह से इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक? ओके, चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन आप लास्ट में पूछ लीजिएगा, और किसी को कोई डाउट हो तो। अच्छा, किसी को और कोई डाउट है अभी? चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले लास्ट में देखते हैं। कौन सा इंडेक्स आरबीआई यूज करता है इन्फ्लेशन के लिए? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेटर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड और होलसेल प्राइस इंडेक्स। आंसर इज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट इज हु रिलीजेस द डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? इकोनॉमिक एडवाइजर, कॉमर्स मिनिस्ट्री का में जो है, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, होम अफेयर्स, या स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इंडस्ट्री। सिंपल इज इकोनॉमिक एडवाइजर, आंसर इज ए। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कैलकुलेट्स द प्राइस ऑफ सर्विसेज के प्राइस को कैलकुलेट करता है, गुड्स की या दोनों की, या नन ऑफ द अबव। आंसर इज सी, दोनों चीजों को। सीपीआई तो दोनों को लेता है। डाटा ऑफ सीपीआई रिलीजेस, सीपीआई का डाटा डेली निकलता है, ईयरली निकलता है, वीकली निकलता है, या मंथली निकलता है? मैंने बताया नहीं, बट ठीक है, देखते हैं किसी को पता है क्या। नहीं, हर दिन तो कैलकुलेट नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आंसर इज डी, एवरी मंथ। सॉरी, आरबीआई नहीं, सीपीआई जो भी मिनिस्ट्री निकालती है वो हर मंथ निकालती है उसके डाटा, ठीक है? सीपीआई इश्यू कौन करता है इन मिनिस्ट्रीज में से, बताइए? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लेबर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, या नन ऑफ द अबव। आंसर इज सी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भी निकालती है, बट इनमें से जो आंसर है वो दे दीजिए, ठीक है? बेस ईयर कौन सा है सीपीआई का? बेस ईयर आंसर इज 2012। WPI बेस्ड इन्फ्लेशन इज इवेल्यूएटेड। WPI इनमें से किस तरह से इवेल्यूएट होता है? एन इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जब आप कोई चीज़ को बना रहे हो तो उसके बीच वाले स्टेज में WPI कैलकुलेट होता है। फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन, जब फाइनल प्रोडक्ट्स मिलके बन जाते हैं, मतलब बिस्ते मार्क पे बेचे जाते हैं, तब ये कैलकुलेट होता है। या फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन, जो सबसे पहला वाला स्टेज होगा, उस टाइम पे कैलकुलेट होता है, या नन ऑफ द अबव? ओके, आंसर कुछ सी आ रहे हैं, कुछ बी आ रहे हैं। ओके, आंसर इज सी, पहला स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे ही प्रोडक्ट बनता है होलसेल में जो आता है, दैट इज फर्स्ट ट्रांजेक्शन। प्रोडक्ट बनने के बाद में सबसे पहले होलसेल में आता है, फिर उसके बाद में वो दूसरी बड़ी दुकानों पे जाता है, फिर छोटी दुकानों पे जाता है, फिर उससे छोटी दुकानों पे जाता है, तो फाइनल वो हो जाता है। तो हमेशा फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है? तो दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन WPI? कितने प्रोडक्ट्स हैं WPI में? 220, 710, 556, 697। आंसर इज 697। WPI का बेस ईयर कौन सा है? 2014, 15, 11, 12, 1, 2, 4, 5। नॉट 4, 5, इट इज 2011, 12। चेंज हो गया ना? ओके, 2011-12 इज द बेस ईयर। अब इसको अच्छे से पढ़ना। रघु स्पेंड्स कैश ऑन राइस, ट्यूशन फीस, फ्लोर, एक्सेट्रा। इन दिस सिनारियो विच इंडेक्स इज यूज्ड टू एस्टिमेट द एवरेज ऑफ एंटायर एक्सपेंस? तो कौन सा इंडेक्स को यूज करना चाहिए
राघु को कि भाई उसका पिछले बार से अच्छा हुआ या ख़राब हुआ। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, प्रोडक्टिव प्राइस इंडेक्स को या होलसेल प्राइस इंडेक्स को। देखिए इसमें राइस और फ्लोर तो क्या है, गुड्स हैं। ट्यूशन फीस क्या है, सर्विस है, एक तरह से सर्विसेज है। तो गुड्स एंड सर्विसेज किस में आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ WPI। WPI का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। फ्यूल एंड पावर, प्राइमरी आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। आंसर इज डी, सर्विसेज नहीं आता WPI में। CPI में सर्विसेज आता है। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन WPI। ये तो अब ऊपर का क्वेश्चन आ गया तो ये तो सिंपल हो गया। 4 3 2 1। आंसर इज 3। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट वेटेज ऑफ इन WPI। इनमें से WPI में सबसे हाइएस्ट वेटेज किसका है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, और सबके बराबर वेटेज है। आंसर इज ए, अराउंड 64% या कुछ है। ठीक है, 60 से ऊपर ही है, सबसे ज़्यादा वेटेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का ही। हु इशू, अरे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया CPI वाला। आंसर इज ए, ये तो पहले बता चुके आप। CPI ए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज़ करता है। तो आज की क्लास तो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू। एंड मेरा वापस से आप लोगों को सजेशन है, प्लीज़ इस वाले क्लास को आप मिस मत कीजिएगा, बार बार देखिएगा। और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसके क्वेश्चंस पे आएंगे कल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये क्लास में जो चीज़ें आई वो शायद आप पूरी इकोनॉमी को मिस करके इस क्लास को ज़रूर से ध्यान से देखिएगा। तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ये सारे के सारे अभी तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि भाई हाँ ऐसा होता है, बट आपको ये चीज़ों में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है बाद में। ठीक है, तो ठीक है, ओके, थैंक यू, स्वस्थ रहिए आप सब लोग। थैंक यू।